नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल द अल्केमिस्ट में। आज का वीडियो जो है सो हमारे लिए काफ़ी स्पेशल होने वाला है। आज हम लोग मेटलर्जी की बात करने वाले हैं, लेकिन इसकी बात करने से पहले जो लोग भी यहाँ पर नए हैं कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। उस बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपके पास समय समय पर नोटिफिकेशन आते रहे। एंड इसके अलावा हमारे चैनल्स को अपने साथियों के साथ जरूर शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है सो अपनी जानकारी प्राप्त कर पाए। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज कि मेटलर्जी में हम डील किस चीज से कर रहे हैं, तो नेचर में जो भी हमारा मेटल्स का एग्जिस्टेंस है हम उसकी बात करेंगे। उसके अलावा अगर वो एग्जिस्टेंस को हम मेटल को वहां से निकाल कैसे सकते हैं, अगर कोई एग्जिस्टिंग हमारा मेटल ओर्स है या मिनरल्स है, और मिनरल क्या होते हैं इस बारे में भी बात करेंगे हम लोग। तो सबसे पहला चीज जो हमारे दिमाग में आता है कि आखिर ये जो मेटल्स है वो नेचर में मिलता कैसे है ना। तो नेचर में जो है सो हमारे मेटल्स दो तरीके से मिल सकते हैं। किस किस तरीके से? पहला है हमारा सिंपली नेटिव स्टेट। वी कैन से दैट मेटल्स कैन एग्जिस्ट इन देयर नेटिव स्टेट। नेटिव स्टेट कहने का मतलब हमारा क्या होता है कि जब वो अपने प्योरेस्ट फॉर्म में मिले, ठीक है, यानी कि उनके साथ कोई भी हमारा उनका कंपाउंड ना बना हो, उनका ऑक्साइड ना बना हो, उनका कार्बोनेट ना बना हो, उनका सल्फेट ना बना हो, तब उनको हम क्या कहेंगे? मेटल्स इन देयर नेटिव स्टेट। सेकेंड है हमारा वो है कंबाइंड स्टेट। ठीक है, कंबाइंड स्टेट कहने का मतलब ठीक नेटिव स्टेट का उल्टा, यानी कि अगर हमारा जो कोई मेटल है वो अपने ऑक्साइड के फॉर्म में मिल रहा है, वो अपने क्लोराइड के फॉर्म में मिल रहा है, वो अपने सल्फेट के फॉर्म में मिल रहा है, जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो भी हमारा डाटा लिखा हुआ है, तो उन मेटल्स को हम क्या कहेंगे? कंबाइंड स्टेट ऑफ मेटल्स। तो पहली चीज जो आपको ध्यान रखनी है कि चाहे वो नेटिव स्टेट में मिले या कंबाइंड स्टेट में मिले, जो नेचुरल ऑकरेंस होता है मेटल्स का, नेचुरल ऑकरेंस ऑफ मेटल्स, these can be referred as minerals। इनको हम क्या कहते हैं? मिनरल्स। ये नाम से आप लोग काफी ज्यादा फैमिलियर होंगे कि बेसिकली द नेचुरल एग्जिस्टेंस ऑफ मेटल्स कैन बी रेफर्ड एज मिनरल्स। ठीक है, जैसे यहां पे जो नाम लिखे हुए हैं, जैसे यहां पे हमारे पास पोटेशियम है, सोडियम है, कैल्शियम है, तो हम देख रहे हैं कि पोटेशियम जो है सो नेचर में हमें NaCl या पोटेशियम जो है सो हमें KCl के फॉर्म में मिल जाता है, सोडियम NaCl मिल जाता है, कैल्शियम जो है सो हमें नेचर में कैल्शियम कार्बोनेट यानी लाइमस्टोन के रूप में मिल जाता है, मैग्नीशियम भी हमारा MgCl2 के फॉर्म में मिल जाता है, एल्युमिनियम बॉक्साइड के फॉर्म में मिलता है, जिंक ब्लेंड के फॉर्म में मिलता है। तो ये कई कंबाइंड स्टेट है। ठीक है, अब यहाँ पे बात आती है कि सर आपने तो बोला था कि नेटिव स्टेट में भी मिलता है कि प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर। ठीक है, तो कौन मिलेगा? जरा खुद दिमाग दौड़ाइए। सिंपल सी बात है कि जो हमारे सबसे कम रिएक्टिव मेटल्स होंगे वो कभी भी किसी के साथ रिएक्ट ही नहीं करेंगे, तो वो क्या करेंगे? वो अपने प्योरेस्ट फॉर्म में मिल जाएंगे, राइट। तो प्योरेस्ट फॉर्म में मिलने वाले कौन है? वहां राइट में जो अकेले जो 5 हैं, है ना। हम जानते हैं इनकी रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से भी कम होती है। जैसे प्लैटिनम तो लिस्ट रिएक्टिव है, तो क्या लगता है आपको कि प्लैटिनम का ऑक्साइड, क्लोराइड या सल्फेट बना होगा? नहीं, प्लैटिनम हमें जो है सो नेचर में किस फॉर्म में मिल जाता है? नेटिव स्टेट में। तो बेसिकली जो लीस्ट रिएक्टिव जितने भी मेटल्स हैं, चाहे वो प्लैटिनम हो, गोल्ड हो, सिल्वर हो, मरकरी हो या कॉपर हो, यह जनरली जो है सो हमें किस फॉर्म में मिल जाते हैं? दीज मेटल्स कैन बी फाउंड इन देयर नेटिव स्टेट। वहीं जो हमारे मोस्ट रिएक्टिव है या जो हमारे मीडियम रिएक्टिव है, वो कंटिन्यूअसली क्या करेंगे कि वो जो डिफरेंट हमारे जो एटमॉस्फेरिक एजेंट हैं, चाहे वो कार्बन डाइऑक्साइड हो, सल्फर डाइऑक्साइड हो या फिर हमारा ऑक्सीजन हो, उनके साथ कंबाइन करके ये हमेशा किस फॉर्म में मिलेगा? कंबाइंड स्टेट में मिलेगा, है ना। जैसे यहां मैंने कुछ नाम भी लिखे हैं, तो इनको हम क्या किस नाम से जानेंगे? मिनरल्स के नाम से जानेंगे। अब चलिए एक और वर्ड आप लोगों ने सुना होगा मिनरल के अलावा, दैट इज ओर। तो एक चीज समझिए कि ओर्स होते हैं हमारा, यह भी मिनरल के ही टाइप है, लेकिन इनसे मेटल्स निकालना हमारे लिए इफिशियंट भी है और प्रॉफिटेबल भी है। प्रॉफिटेबल किस तरीके से कि जैसे एल्युमिनियम का हमने यहाँ पे एक ऑक्साइड एक मिनरल देखा कि एल्युमिनियम एक कंबाइंड स्टेट में मिलता है इस फॉर्म में। ठीक है, एल्युमिनियम का एक और हमारा मिनरल मिलता है Al2O3.SiO2.2H2। अब ये तो दोनों के केमिकल फॉर्मूले से देखने से ही पता चलता है कि इससे एल्युमिनियम को अगर अलग करना है तो सिर्फ वाटर और ऑक्सीजन अलग करना है। बट यहां देख रहे हैं कि यहां से अगर हमें एल्युमिनियम एक्सट्रैक्ट करना है तो ऑक्सीजन, सिलिकेट, वाटर तीनों को अलग करना है। तो किसमें से एल्युमिनियम निकालना ज्यादा प्रॉफिटेबल होगा हमारे लिए कि कम मेहनत भी पड़े और ज्यादा अमाउंट ऑफ एल्युमिनियम भी मिल जाए? सिंपल सी बात है, हमारा फर्स्ट वाला। तो दैट इज वाई
bauxite can be referred as an ore of aluminum, where Ali, इसको Ali बोलते हैं, it can only referred as a mineral for aluminum. आशा करता हूं आप समझ गए होंगे, ठीक है। यानी मिनरल्स जितने भी ओर्स हैं वो सारे हमारे मिनरल्स होते हैं, ठीक है, बट सारे मिनरल जरूरी नहीं कि ओर भी हो, क्योंकि सारे मिनरल से मेटल एक्सट्रैक्ट करना जरूरी नहीं हमारे लिए प्रॉफिटेबल हो। क्लियर सी बात है। चलिए, तो मिनरल्स एंड ओर्स की बात कर ली हमने। अब यहां ध्यान दीजिए, यहां पे जो है सो मेटल्स हमारे देखिए ध्यान से, तो यहां रिएक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंग रखा है। वो मैंने इसीलिए रखा है ताकि आपको एक अंदाजा मिल जाए कि किस मेटल्स के या कैसे मेटल जो ज्यादा रिएक्टिव है उनका किस प्रकार के और हमें कॉमनली मिल जाते हैं। तो जो हमारा पोटेशियम और सोडियम है जो मोस्ट रिएक्टिव जो मेटल्स है, इसके अलावा बेरियम और लिथियम भी इसी रेंज में आते हैं, ठीक है। तो इनके हमेशा कैसे हमारे ओर्स मिलेंगे, तो इनके मिलते हैं हमारे हलाइड्स और सल्फेट्स। हलाइड्स कहने का मतलब क्या है, हेलोजन ग्रुप का आपने नाम सुना है, कौन कौन से, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अगर इनके साथ अगर हमारा सोडियम या पोटेशियम जो है सो आमतौर पे हमें नेचर में ज्यादा देखने को मिलता है। क्यों इन्हीं के साथ, क्योंकि ये मोस्ट रिएक्टिव मेटल है। वहीं हेलोजन जो होते हैं वो वन ऑफ द मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल्स हैं, है ना। तो दोनों का कॉम्बिनेशन मैच अच्छा बैठता है, तो इस कारण से जो है सो इनके ओर्स हमें हलाइडिक फॉर्म में ही मिलेंगे। क्लियर सी बात है। मिडिल में जितने भी हैं इसमें देखिए 3 तरीके का कॉमन ओर मिल जाता है, 3 तरीके का। ऊपर वाले तो हमने बात कर लिए 2, कौन कौन से, हलाइड और सल्फेट, हलाइड एंड सल्फेट। मिडिल में जितने हैं कार्बोनेट ओर्स, सल्फाइड ओर्स एंड ऑक्साइड ओर। आप यहां देखो कि आयरन का ये मैग्नेटाइट है, ये क्या है हमारा, ऑक्साइड ओर है। एल्युमिनियम का ओर देख लो, ऑक्साइड ओर है, ठीक है। वही लीड और जिंक का देख लो तो सल्फाइड ओर है। कैल्शियम का देख लो तो कार्बोनेट ओर है, जिंक का एक कार्बोनेट ओर भी मिल जाता है हमें, है ना। तो आमतौर पे जो मिडिल रिएक्टिव जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं उसके मोस्ट कॉमन ओर्स कौन कौन से हैं, कार्बोनेट, सल्फाइड या फिर ऑक्साइड। क्लियर सी बात है। और लिस्ट रिएक्टिव वाले के लिए तो हमने बात ही कर लिया था, क्या थे वो, नेटिव स्टेट में, वो कंबाइंड स्टेट में मिलते ही नहीं है, ठीक है। चलिए फिर इसे इरेज कर दें और जरा अपने मेटलर्जी के प्रोसेस पे आगे बढ़े। आशा करता हूं कि आपको मिनरल्स एंड ओर्स का एक ओवरव्यू मिल गया होगा, अपने माइंड में मेकअप कर लिया होगा कि मोस्ट रिएक्टिव जो है सो वो क्लोराइड और सल्फेट के ओर्स बनाते हैं, उससे कम वाले जो है सो सल्फाइड, ऑक्साइड या कार्बोनेट के ओर्स बनाते हैं, वहीं लिस्ट रिएक्टिव हमारे नेटिव स्टेट में बैठते हैं। चलिए अब यहां देखिए क्या कि एक बड़ी कॉमन चीज है कि क्या ये जो मिनरल्स है, अगर मान लीजिए कि हम एक एल्युमिनियम का ओर लेकर चलते हैं Al2O3.2H2 जो कि अभी लिखा था हमने, इसको हम बोलते हैं बॉक्साइट। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, बॉक्साइट। तो क्या इस बॉक्साइट में सिर्फ एल्युमिनियम ऑक्साइड और 2H2O ही होगा, नेचर में प्रेजेंट है तो इसके साथ सैंड, सॉयल, रॉक पार्टिकल्स ये सारा कुछ नहीं होंगे, होंगे ना। यानी इसके साथ फर्दर और भी इंप्योरिटीज का प्रेजेंस होगा इस ओर के साथ। तो अब हम उन इंप्योरिटीज का क्या करेंगे या उन इंप्योरिटीज को क्या कहते हैं। तो पहला चीज जो आपको ध्यान देना चाहिए या नोट डाउन कर लेना चाहिए कि वो जो एक्सेस जो इंप्योरिटीज हैं उनको हम लोग गैंग और मैट्रिक्स के नाम से जानते हैं। उनको हम लोग क्या कह सकते हैं, गैंग और मैट्रिक्स। द एक्सेस इंप्योरिटीज इन द फॉर्म ऑफ सॉइल और सैंड इन मिनरल और ओर कैन बी रेफर्ड एज गैंग और मैट्रिक्स। चलिए, तो फिर हमारा मेटल, अगर हमें एक ताजा ताजा ओर निकला है जमीन से, उससे हमें अगर एक मेटल निकालना है, ठीक है, तो मेटल निकालने का क्या प्रोसेस होगा। पहला चीज, वो ओर किस फॉर्म में होगा, रॉक के फॉर्म में होगा। लार्ज लंप ऑफ रॉक्स होंगे, पत्थर होंगे, है ना। कई लोगों ने KGF में देखा भी है, सोना मिलता है पत्थर के भीतर, थोड़ा सा सोना है ना। तो उस कंडीशन में हमें क्या करना है कि सबसे पहले तो उस सोने को या उस पत्थर को हमें इस फॉर्म में लाना होगा कि ताकि हम उसको प्रोसेस कर सकें, है ना। तो सबसे पहली चीज हमारा काम क्या है कि हम उन लंप्स ऑफ रॉक्स को हम तोड़ेंगे, उसको पाउडर फॉर्म में लाएंगे ताकि उसमें से छोटे छोटे दाने जो हैं सो ओर्स के निकाले जा सकें और जितना भी हमारा गैंग या मैट्रिक्स है वो अलग कर दिया जा सके। सिंपल सी बात है। हमें क्या करना है,
लंप ऑफ रॉक्स को फाइन पाउडर में बदलना है। तो फर्स्ट स्टेप ऑफ मेटलर्जी इज क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ ओर्स। क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ ओर्स, दैट मीन्स हमें क्या करना है कि जो लंप ऑफ रॉक्स है उसे हमें फाइनली डिवाइडेड पाउडर फॉर्म में हमें उसे कन्वर्ट करना है, दैट इज क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ ओर्स। अब क्वेश्चन आता है कि आखिर हम ये किस तरीके से करें, किस तरीके से जो है सो हम लंप ऑफ रॉक्स को जो है सो क्रश और ग्राइंड कर सकते हैं। तो इसके लिए दो तरीके के मिल आते हैं। पहला है हमारे पास स्टैंप मिल, सेकेंड है हमारे पास बॉल मिल। इनका काम क्या होता है, अब सिंपल सी बात है, नाम से ही पता अंदाजा लगा सकते हो। स्टैंप मिल मतलब एक हमारा सेक्शन बना होता है, यहां पे एक पिस्टन होता है स्टैंप, हमने रखा यहां पे और ऊपर से क्या किया, स्मैश, क्रस्ट हो गया हमारा और, राइट। अगर हमारा बड़ा रॉक्स है तो वो छोटे छोटे स्टोन्स में कन्वर्ट हो जाएगा, क्रस्ट हो जाएगा, क्लियर सी बात है। बॉल मिल क्या है, यहां पे भी एक हमारा कैविटी होता है, बट यहां पे क्या प्रेजेंट होता है, यहां पे दो स्फीयर्स प्रेजेंट होते हैं। हम क्या करते हैं कि जो हमारा क्रस्ट ओर है उसको इस दो स्फीयर के बीच ग्राइंड करने के लिए रख देते हैं। अब स्फीयर अगर आपस में रोटेट करेंगे तो वो क्या करते जाएंगे, जो हमारा क्रस्ट ओर है उसको और ग्राइंड करके उसको और फाइनली पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर देंगे। तो फर्स्ट स्टेप हमारा यही है कि जो हमारे रॉक फॉर्म है ओर्स के या मिनरल्स के, उसको कन्वर्ट कर देना है किसमें, क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग की मदद से हमें उसे कन्वर्ट कर देना है फाइनली डिवाइडेड पार्टिकल्स में। क्लियर सी बात है। चलिए सेकंड स्टेप क्या होना चाहिए बताओ, आप ही लोग गेस करो। तो सेकंड स्टेप है हमारा, वो है इनरिचमेंट और कंसंट्रेशन ऑफ ओर। कंसंट्रेशन और enrichment of ore। इसमें क्या करेंगे हम, नाम से कुछ अंदाजा मिल रहा है। कंसंट्रेशन और एनरिचमेंट का मतलब क्या है कि ओर का संख्या बढ़ाना है और गैंग पार्टिकल्स को घटा देना है, गैंग को हटा देना है और ओर का अमाउंट बढ़ा देना है। क्लियर सी बात है। ये कैसे कर सकते हैं हम लोग, हमारे पास तो डिफिनिट नंबर ऑफ या डिफिनिट अमाउंट ऑफ जो है ओर का क्रश और ग्राइंडेड फॉर्म प्रेजेंट है, तो ओर का नंबर तो नहीं बढ़ सकता, हाँ, लेकिन गैंग पार्टिकल्स को हम लोग हटा जरूर सकते हैं। तो इस स्टेप में हमें सिंपली ये करना है कि जितना भी गैंग पार्टिकल्स है उसको रिमूव कर देना है, उसको हटा देना है। कैसे करेंगे इसको, इसके लिए फर्दर 3 स्टेप हम यूज कर सकते हैं, तीनों में से कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं। पहला है हमारे पास हाइड्रोलिक वॉशिंग। चलिए पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं, फिर आगे के 2 हम स्टेप्स के बारे में बात करेंगे। हाइड्रोलिक वॉशिंग, जैसा कि नाम इसका कहता है, पानी से धो देना है ना, पानी से धोना है, लेकिन इस कंडीशन में थोड़ा सा जो है सो याद रखना है कि इसमें अगर हमारे गैंग पार्टिकल्स और ओर्स के बीच डेंसिटीज का डिफरेंस हो, डेंसिटी का डिफरेंस का मतलब समझ रहे हैं, एक जो है सो ज्यादा डेंसर हो, और हमारा जो है सो ज्यादा डेंसर हो, और गैंग जो हो वो क्या हो, लाइटर हो, क्योंकि सॉइल पार्टिकल्स या सैंड पार्टिकल्स तो आमतौर पर लाइटर ही होते हैं। अगर हमारा और खास तौर पे जो कार्बोनेट ओर्स हैं वो काफी डेंस होते हैं। तो इस हमारे प्रोसेस के दौरान इस डेंसिटी में डिफरेंस का फायदा उठाया जाता है। कैसे, हम जो है सो एक स्लोप तैयार करते हैं जिसमें कई हमारे कैविटीज प्रेजेंट होते हैं, ठीक। यहां से जो है ओर मिक्स्ड विथ वाटर ड्रॉप किया जाता है, जो पाउडर रोड था उस वाटर के साथ क्या किया जाएगा, ड्रॉप किया जाएगा। उसके कारण होगा क्या, अब देखो जो ज्यादा डेंस है वो ज्यादा जल्दी सिंक करेगा वाटर में, और जो लेस डेंस है वो वाटर के साथ ज्यादा फ्लो करेगा। सिंपल सी बात है। तो ये कैविटीज इसीलिए क्रिएट की गई थी कि यहां पे जो है सो हमारा ओर्स का डिपोजिशन हो जाए और गैंग पार्टिकल्स जो है सो वाटर के साथ क्या हो जाए, वॉश हो जाए। सिंपल सी बात है, वाटर के साथ हमने डिजोल्व एक जो हमारा सस्पेंशन बना था ओर का
हमने उसे जो है सो एक इनग्रेव्ड जो हमारा स्लोप था उसके ऊपर जैसे ही हमने उसे फ्लो करवाया, हम क्या देखेंगे कि हमारे जो गैंग पार्टिकल्स हैं वो वाटर के साथ हमारा फ्लो ऑफ हो जाएंगे, और वहीं पे जो हमारे जो हैवियर जो ओर्स पार्टिकल हैं वह इन कैविटीज में जाकर ट्रैप हो जाएगा। तो उस तरीके से जो है सो हमें अपना प्योरिफाइड ओर हमें मिल जाएगा जो कि फ्री ऑफ गैंग होगा। क्लियर सी बात है। ये तो था हमारा पहला प्रोसेस, वो है हाइड्रोलिक वॉशिंग। सेकेंड एक और हम यूज करते हैं, उसको बोलते हैं हम फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड। फ्रोथ फ्लोटेशन, यह किस प्रिंसिपल पे काम करता है? तो यह एक हमारा टर्म होता है दैट इज वेटिंग प्रॉपर्टी। क्या होता है ये वेटिंग प्रॉपर्टी? तो बेसिकली जरूरी नहीं कि सारे जो हमारे सॉलिड्स हैं वो वाटर से ही वेट हो, यानी वाटर के साथ ही अटैच हो या वाटर में घुल जाए। कुछ हमारे जो सॉलिड्स होते हैं वो क्या करते हैं, ऑयल के तरफ ज्यादा एफिनिटी दिखाते हैं। तो जनरली जितने भी सल्फाइड ओर्स हैं वो ऑयल के प्रति जो है सो अपनी वेटिंग प्रॉपर्टी ज्यादा दिखाते हैं, यानी वो ऑयल के साथ कंबाइन होना ज्यादा पसंद करते हैं इन कंपैरिजन टू वाटर। तो बेसिकली सल्फाइड ओर्स के लिए हम ये फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड का यूज कर सकते हैं। इसमें क्या करते हैं, इसको भी ध्यान से समझिएगा कि हमारे पास एक टब होता है, ठीक है, इसमें हमारे पास जो है सो हमने ओर्स और गैंग का मिक्सचर रख दिया और बाहर जो है सो हमारे पास वो वाटर है। हम एक कोल्ड एयर इसमें ब्लो करते हैं विथ सम अमाउंट ऑफ पाम ऑयल। ऑयल, अब ऑयल क्या करेगा, यहां पे फैन लगा है, ऑयल हमने अंदर दिया, तो ऑयल क्या करेगा, वेट करेगा किसको, और पार्टिकल्स को, बट ऑयल वेट गैंग पार्टिकल्स को नहीं करेगा क्योंकि गैंग पार्टिकल्स सपोर्टेड नहीं है ऑयल के साथ, वो वाटर के साथ सपोर्टेड है। तो उस कंडीशन में ऑयल वेट करेगा किसको, और को, पार्टिकल्स को। सेकेंड थिंग, जो कंटिन्यूअसली इसको स्टीर किया जा रहा है या एयर दिया जा रहा है, इस कारण से यह जो ऑयल है वह क्या करेगा, फ्रोथ बनाएगा, ठीक है, ऊपर की ओर राइज करेगा। तो जनरली जितना भी और के साथ कंबाइंड ऑयल फ्रोथ है वो हमारे लेयर के ऊपर चला जाता है, और जो गैंग पार्टिकल्स हैं वो कहां बच जाते हैं, बॉटम ऑफ द बीकर में। अब बॉटम ऑफ द बीकर में गैंग पार्टिकल्स बच गए, ऊपर में हमारा फ्रोथ के साथ जो है सो जितना भी ओर्स पार्टिकल्स है वो ऊपर चला गया, राइट। तो इस कारण से अब ये फ्रोथ अगर हम कलेक्ट कर लेंगे तो हमें अपना और कंसंट्रेटेड और मिल जाएगा। गैंग जो है सो वो तो नीचे सेटल डाउन कर गया है, राइट। ये जनरली किया जाता है किसके लिए, सल्फाइड ओर के लिए। जैसे कि हमारे पास अगर जिंक ब्लेंड हो गया, कॉपर पायराइट हो गया, जितने भी सल्फाइड ओर्स हैं उसके लिए हम आमतौर पे क्या करते हैं कि हम फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड के थ्रू उनका कंसंट्रेशन हम कर सकते हैं। क्लियर सी बात है। चलिए फिर आगे बात करें। तीसरा जो हमारा मेथड है दैट इज नोन एज मैग्नेटिक सेपरेशन। क्या बोलते हैं इसको, मैग्नेटिक सेपरेशन। तीसरा जो हमारा स्टेप है दैट इज मैग्नेटिक सेपरेशन। किसके लिए यूज करेंगे इसको, सिंपल सी बात है, मैग्नेटिक सेपरेशन है तो यूज होगा किसके लिए, मैग्नेटिक मटेरियल के लिए। मैग्नेटिक मेटल कौन सा है हमारा, आयरन, सभी को पता है। तो बेसिकली आयरन के जो दो मेन ओर होते हैं दैट इज मैग्नेटाइट एंड हेमाटाइट, ये दोनों हमारे मैग्नेटिक मटेरियल होते हैं। अब देखिए कि इस मेथड में हम करते क्या हैं कि इसमें हम यूज करते हैं मैग्नेटिक व्हील का। एक चक्का बना दिया, एक पहिया बना दो, ठीक है, इसके ऊपर लगा रहता है एक बेल्ट, ठीक। अब ये बेल्ट मामूली नहीं होता, ये बेल्ट कैसा होता है, मैग्नेटिक होता है, मैग्नेटिक व्हील। हमने क्या किया कि इसके ऊपर यहां पे और गिराया, गैंग के साथ मिला हुआ है, हेमाटाइट हो या मैग्नेटाइट हो, ठीक है। अब क्या होगा, ये और धीरे धीरे ट्रेवल, ये बेल्ट हमारा लगातार घूमते रहता है तो ये धीरे धीरे ट्रेवल करता हुआ इधर आएगा। अब इधर आएगा तो क्या होगा, मैग्नेटिक व्हील के ऊपर जितने भी और पार्टिकल्स हैं वो क्या कर जाएंगे, मैग्नेट के साथ अटैच हो जाएंगे, है ना। जितने भी और पार्टिकल है वो क्या करेंगे, मैग्नेट के साथ अटैच हो जाएंगे,
और मैग्नेट के साथ जैसे ही ये अटैच होंगे, गैंग पार्टिकल के पास तो मैग्नेटिक पावर है नहीं, तो वो गैंग पार्टिकल्स क्या हो जाएगा, फॉल ऑफ हो जाएगा, दैट मीन्स वो गिर जाएगा। तो यहां पे यही चीज होता है कि जितना भी हमारा गैंग है वो एक तरफ इकट्ठा हो जाता है, और जो मैग्नेटिक जो ओर है वो यहां पर आकर अलग हो जाता है। यहां पे हमें ओर मिल जाता है, यहां पे हमें गैंग पार्टिकल मिल जाता है। ठीक है, तो यही है हमारा एनरिचमेंट ऑफ ओर या कंसंट्रेशन ऑफ ओर के 3 प्रोसेसेस। आशा करता हूं आप सभी को यह समझ में आया होगा। ठीक है, इसके बाद अगला जो स्टेप है हमारे पास, पहला तो हो गया क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग, सेकंड इज कंसंट्रेशन और एनरिचमेंट ऑफ ओर। नाउ द थर्ड स्टेप, इसको इरेज कर दे। तीसरा स्टेप भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है तीसरा स्टेप? ओर तो मिल गया हमें, पहले तो उसे पाउडर बनाया, पाउडर बनाने के बाद उससे गैंग अलग कर दिया, अब हमें ओर मिल गया। अब क्या, अभी भी एल्युमिनियम तो ऑक्साइड है ना, एल्युमिनियम तो नहीं है ना हमारे पास। तो अब क्या करेंगे हम, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। अब क्या करना है अपने को, जो ओर हमें मिला है, कंसंट्रेटेड जो ओर मिला है कंसंट्रेशन के प्रोसेस से, इनरिचमेंट के प्रोसेस से, उसमें से मेटल अलग कर लेना है। कैसे करेंगे एक्सट्रैक्ट मेटल को? चलिए देखिए, इसके 2 स्टेप्स हैं, 2 स्टेप में ये काम करेंगे हम। ये 2 स्टेप से आप लोग बहुत फैमिलियर है। अगर ये दोनों स्टेप अगर समझ में जाए तो हमारा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का वीडियो एक बार जरूर देखें। पहला स्टेप है ऑक्सीडेशन का, दूसरा स्टेप है हमारे पास रिडक्शन का। ये दोनों नाम आप सभी जानते हैं। पहले स्टेप में क्या करना है अपने को? पहले स्टेप में करना है कि हमें ऑक्सीजन कंबाइन करवाना है मेटल के साथ, यानी कि हमें बनाना है मेटल ऑक्साइड्स। जो हमें ओर मिला है, चाहे सल्फाइड ओर हो, चाहे कार्बोनेट ओर हो, चाहे ऑक्साइड है तो कोई दिक्कत ही नहीं, ऑक्सीडेशन फिर उसकी जरूरत नहीं है। तो लेकिन अगर सल्फेट और कार्बोनेट, सल्फाइड या कार्बोनेट ओर हो, तो हमें सबसे पहला काम क्या करना है कि उसका ऑक्सीडेशन, उसको मेटल ऑक्साइड में बदलना है। मेटल ऑक्साइड बनाने के बाद क्या करेंगे, उसमें से ऑक्सीजन निकाल लेना है, यानी पहले उसे ऑक्साइड में बदलना है, फिर उसका ऑक्सीजन निकाल लेंगे, बन गया क्या, प्योर मेटल। सिंपल सा स्टेप है। अब देखिए कि इस ऑक्सीडेशन में हमारे जो है सो 2 अलग अलग तरीके से ऑक्सीडेशन का काम कर सकते हैं। सल्फाइड के लिए अलग होता है, कार्बोनेट के लिए अलग होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि सिंपल सी बात देखो, कार्बोनेट में ऑलरेडी ऑक्सीजन है बट सल्फाइड में कोई ऑक्सीजन नहीं है। जैसे चलो एक एग्जांपल लेके चलते हैं, जिंक कार्बोनेट है हमारे पास और जिंक सल्फाइड है। इसमें आप देख रहे हो यहां पे ऑक्सीजन है ना, ठीक है। इसके पास कोई ऑक्सीजन है क्या बेचारे के पास? नहीं। तो अब देखिए कि इसके मेटल ऑक्साइड्स बनाने के लिए अपने को करना क्या है कि हम लोगों को हीट करना पड़ेगा इन्हें। एक फर्नेस होता है, रिवर्बरेटरी फर्नेस, उसके अंदर जो है सो हम इनको काफी ज्यादा हीट करेंगे। तो अब कार्बोनेट को अगर हीट करेंगे तो ध्यान देना है क्या कि इसको एक्स्ट्रा ऑक्सीजन नहीं देना है, यानी कि इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन कार्बोनेट और उसको हम हीट करेंगे। क्या क्या बनेगा? जिंक ऑक्साइड, निकल क्या जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। और सल्फाइड और को जब हीट करेंगे तो यहां हमें ध्यान देना है कि नहीं भैया इसको तो ऑक्सीजन देना पड़ेगा हमें, क्योंकि इसके पास ऑक्सीजन है ही नहीं, है ना। इसको भी हीट करेंगे तो यहां भी बनेगा जिंक ऑक्साइड, और लेकिन यहां निकलेगा क्या? सल्फर डाइऑक्साइड। इस सल्फर डाइऑक्साइड को सल्फ्यूरिक एसिड बनाने के लिए हम बाहर दे देते हैं। तो अब यहां देखिए दोनों में अंतर क्या है, इसको एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में किया हमने और इसको प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में किया, तो 2 अलग अलग स्टेप्स बन गए। एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में किया तो दैट विल बी नोन एज कैल्सिनेशन, और प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में किया तो उसको बोल दिया रोस्टिंग। सिंपल सी बात है, दोनों में मेटल ऑक्साइड्स हम बना रहे हैं, ध्यान से देख लीजिए, दोनों में ही हम मेटल ऑक्साइड्स में कन्वर्जन कर रहे हैं, बट एक में जहां हम एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन के में हम हीटअप कर रहे हैं हमारे ओर को, उसको हमने कैल्सिनेशन का नाम दिया। वहीं दूसरा जो है जहां हम प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में जो है सो हम इसको हीटअप करके मेटल ऑक्साइड बना रहे हैं,
उसे हमने नाम दिया रोस्टिंग। क्लियर सी बात है, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। चलिए फिर कैल्सिनेशन और रोस्टिंग अगर कोई डिफाइन करने को बोलेगा तो कर सकते हो। क्या डिफाइन करोगे कैल्सिनेशन के केस में? कन्वर्जन ऑफ मेटालिक ओर इनटू मेटालिक ऑक्साइड in absence of oxygen is known as calcination. Second thing, conversion of ore, metallic ore into metallic oxide in presence of oxygen is known as roasting. सिंपल सी बात है ना? तो ऑक्सीडेशन का प्रोसेस समझ में आ गया। रिडक्शन के प्रोसेस पर जाए। मान लीजिए हमें जिंक ऑक्साइड मिल गया, अब क्या? अब क्या करना है हमें कि जिंक ऑक्साइड में से जिंक बाहर निकालना है। कैसे करेंगे? तो सिंपल सी बात है, अगर रिडक्शन कराना है तो एक रिड्यूसिंग एजेंट देना पड़ेगा जो कि खुद ऑक्सीडाइज हो जाए ऑक्सीजन को लेके और जिंक ऑक्साइड को रिड्यूस कर दे जिंक में, है ना? तो आमतौर पे 3 रिड्यूसिंग एजेंट हम लोग यूज करते हैं। कौन कौन सा है वो? एक है हमारे पास कार्बन, प्योर कोक, जिसको सिंपल वर्ड में बोलो, जो कोल का एक प्रोडक्ट है। दूसरा है कार्बन मोनोऑक्साइड और तीसरा है एल्युमिनियम। ठीक है, इन तीनों की मदद से जो है सो हम लोग रिडक्शन का काम करेंगे। जैसे जिंक ऑक्साइड को अगर कोक दिया तो क्या बन जाएगा? जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। जिंक का क्या हो गया? जिंक ऑक्साइड रिड्यूस हो गया, हमें प्योर जिंक मिल गया है। शुरुआत की थी हमने कहां से? जिंक कार्बोनेट या जिंक सल्फाइड से। मिल गया क्या हमें? प्योर जिंक, है ना? सेकंड चीज क्या है? लेकिन इस प्रोसेस में थोड़ा सा इंप्योरिटी रह जाता है, क्योंकि कोक हमारा 98% ही कार्बन है, यानी कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ इंप्योरिटीज इस जिंक में रह जाएगा। 1 से 2% कार्बन का इंप्योरिटी इसमें रह जाता है। तो इसके लिए प्रॉपर और क्या दूसरा तरीका है? कार्बन मोनोऑक्साइड का दिया, यहां पे जिंक प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। सॉरी, यहां कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा, यहां पे कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। ठीक। एल्युमिनियम आमतौर पे जो हमारे ट्रांजिशन, जो हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं उनके लिए यूज किया जाता है। जैसे मैंगनीज का ऑक्साइड अगर है तो एल्युमिनियम की मदद से इसको रिड्यूस करके मैंगनीज और एल्युमिनियम ऑक्साइड में कन्वर्ट कर दिया। क्लियर सी बात है? अच्छा, एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि एल्युमिनियम की मदद से जो भी रिडक्शन होंगे, जो भी रिडक्शन एल्युमिनियम की मदद से करते हैं हम लोग, इसको एक स्पेशल नाम देते हैं, इनको हम बोलते हैं थर्माइट प्रोसेस। रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड्स इनटू मेटल with the help of aluminum is known as thermite process. याद रखिएगा इसको भी। आगे बढ़े कि थक गए सभी? नहीं, चलो फिर। मिल गया अब हमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बाद अपना प्योर मेटल। अब क्या करना है? अब करना है हमें इसको और प्यूरिफाई, क्योंकि अभी देखा कि कार्बन के कारण कुछ हमारा क्या रह जाता है? इंप्योरिटी रह जाता है ना। इस इंप्योरिटी को कैसे दूर करेंगे? तो चौथा स्टेप की बारी आती है। 3 स्टेप हो गया हमारा एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल तक। चौथा स्टेप है हमारे पास रिफाइनिंग ऑफ मेटल। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग या सिंपली रिफाइनिंग बोल सकते हो इसको। रिफाइनिंग ऑफ मेटल क्या करते हैं इसमें? सिंपल सा प्रोसेस है। कौन सा प्रोसेस है? इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस है। ठीक है, बस ध्यान क्या देना है हमें? जिस एंड पे हमें प्योर मेटल चाहिए उसको रखना है हमेशा किस एंड पे? कैथोड पे। जिस एंड पे हमारा इम्प्योर मेटल है उसको रखना है हमेशा एनोड पे, यानी पॉजिटिव चार्ज पे। तो इसको कर दिया हमने पॉजिटिव चार्ज से कनेक्ट, और प्योर वाले एंड को कर दिया निगेटिव से, यानी कैथोड एंड। क्लियर सी बात है? सॉल्यूशन जैसे जिंक हमारा था, यहाँ पे इम्प्योर जिंक है, यहाँ पे प्योर जिंक है। हमने क्या किया, इसके अंदर जो है सो एक सॉल्यूशन रख दिया, किसका? जिंक सल्फेट का। अब इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो करवाएंगे, क्या होगा कि जो हमारा इस सॉल्यूशन में जो पॉजिटिव आयन है वो डिपॉजिट होगा कैथोड के ऊपर, यानी कि जो यहां से जिंक आयन, प्योर जिंक हमारा आकर इस जिंक के ऊपर डिपॉजिट होगा, है ना। वहीं पे अब सॉल्यूशन में अगर जिंक की कमी होगी तो क्या होगा, या जो हमारा इम्प्योर जो जिंक है वहां से ये जिंक उठाएगा, राइट। और इसमें जो भी इंप्योरिटी है
वो यहाँ पे डिपॉजिट होता चला जाएगा। ये धीरे धीरे खत्म होता जाएगा, इसका जिंक सॉल्यूशन में आता जाएगा और जो भी इंप्योरिटी थी वो यहाँ पे डिपॉजिट हो जाएगा। इस इंप्योरिटी को एनोड एंड पे जमा हो रहा है, इसीलिए इस इंप्योरिटी को हम एक और नाम से जानते हैं, इसको हम बोलते हैं एनोड मड। क्लियर है ये चीज कि किसी को कोई परेशानी? तो ये हमारा लास्ट स्टेप है। इसके बाद ये यहां जो है सो हमें प्योर मिल जाएगा, कौन? हमारा प्योर स्टेट ऑफ मेटल। 4 स्टेप थे, क्रशिंग ग्राइंडिंग, सेकंड कंसंट्रेशन, थर्ड इज एक्सट्रैक्शन एंड द फोर्थ इज इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। सिंपल है। अगर हमारा काफी ज्यादा अगर रिएक्टिव मेटल का ओर हो, जैसे सोडियम क्लोराइड हो, पोटेशियम क्लोराइड हो, तो उस कंडीशन में ये रोस्टिंग वोस्टिंग करने की भी जरूरत नहीं है, डायरेक्ट इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग करो, वो सेपरेट हो जाते हैं। क्योंकि वो हाईली क्या कर सकते हो उसको, बहुत ज्यादा वो इलेक्ट्रोलाइटिक हमारा बिहेवियर दिखाते हैं, वो बहुत जल्दी जो है इलेक्ट्रिसिटी को रिस्पॉन्ड करते हैं, इस कारण से उनका डायरेक्ट इलेक्ट्रोलाइसिस करो। अगर हमारे कोई कुछ लो रिएक्टिव है, जैसे कॉपर का ऑक्साइड या मरकरी के ऑक्साइड है, उनका अगर रिडक्शन करना है उनके मेटालिक ऑक्साइड्स का, तो उसके लिए ये रिड्यूसिंग एजेंट जो कार्बन मोनोऑक्साइड या एल्युमिनियम यूज किया था उसकी भी जरूरत नहीं है। सिंपली उनको हीट कर दो, उनका ऑक्सीजन अलग हो जाएगा। जैसे अगर ले लेते हैं मरकरी का अगर ऑक्साइड है, इससे हमें प्योर मरकरी अलग चाहिए, तो इसको सिंपली क्या कर दिया हमने, हीट कर दिया, Hg और O2 अलग हो गया। क्लियर सी बात है, ठीक है ना? तो हाई रिएक्टिव के लिए सिंपल इलेक्ट्रोलाइट कर दो, इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस। जो लिस्ट रिएक्टिव है उनको इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग कर दो, ठीक है? और जो हमारे मीडियम रिएक्टिव जो है उनके लिए वो कैल्सिनेशन, रोस्टिंग, ये सारा कुछ हमें करना पड़ता है। तो ये था हमारा पूरा मेटलर्जी का प्रोसेस। आशा करते हैं आप सभी को कुछ समझ में आया होगा। अगर आपके कुछ भी डाउट्स रह जाते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में जो है सो हमें जरूर बताइए, और जल्दी ही आशा करता हूं कि अगर आपका अच्छा रिस्पांस मिला तो फिर आगे कुछ और भी तरीके हम बनाएंगे, कुछ नया सीखने का, कुछ नया हम केमिस्ट्री, और आशा करते हैं कि हम जल्दी ही फिजिक्स के भी फील्ड में कुछ नए वीडियोस लेकर आए, ठीक है? तो कुछ और भी जो है सो हम नए कॉन्सेप्ट्स लाएंगे, कुछ और नए, हम अभी जेई और नीट के बारे में भी सोच रहे हैं। तो उसके लिए जो है सो थोड़ा सा यार आप लोगों को सपोर्ट दिखाना पड़ेगा। हमें सब्सक्राइब करते रहिए, हमारे चैनल को शेयर करते रहिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रीच हो और हमें भी प्रोत्साहन मिलता रहे। चलिए फिर, तब तक के लिए धन्यवाद।